नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 91 हमारी डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। आपको इस चैनल पे कुछ और वीडियोस भी आ रहे हैं लाइव, दुर्गा सर लेके आ रहे हैं उसको देखिएगा। और जो 5 क्वेश्चन हैं, 5 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। चलो, जो पहला सवाल वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर या ऑर्गेनाइजेशन संबंधित है महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी का इनिशिएटिव है इंडियन ओपिनियन, पैट्रियट एसोसिएशन, नेशनल हेराल्ड, नताल इंडियन कांग्रेस। ठीक है, तो ध्यान से देखना जो अलग अलग इनिशिएटिव है। जैसे कि इंडियन ओपिनियन, गांधी जी ने 1903 में डिसाइड किया था इस पेपर को लॉन्च करने का। ये एक साप्ताहिक अखबार था, ये एक वीकली न्यूज़पेपर था। ठीक है, ये शुरू किया गया था साउथ अफ्रीका में। जो भारतीयों की फीलिंग है, भारतीयों की जो डिमांड है, उसको रेज करने के लिए, रेशियल इंटॉलरेंस के अगेंस्ट। ठीक है, तो इंडियन ओपिनियन, हाँ, ये लिंक्ड है गांधी जी से। दूसरा है नताल इंडियन कांग्रेस। गांधी जी का जो पॉलिटिकल एक्टिविटी था साउथ अफ्रीका में 1894 से 1906 तक, उसको हम लोग मॉडरेट फेज कहते हैं। इसीलिए गांधी जी जब इंडिया में आए ना, तो वो मॉडरेट के जो मेथड है उनको उन्होंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि उसकी लिमिटेशन वो पहले ही देख चुके थे साउथ अफ्रीका में। ठीक है, जो मॉडरेट कांग्रेस के जो इनिशिएटिव थे, उनके जो काम थे, उनको नहीं फॉलो किया इंडिया में गांधी जी ने, क्योंकि उसकी लिमिटेशन क्या है, कितना सक्सेसफुल हो सकता है, वो उनको पता था पहले से, क्योंकि सब यूज़ कर चुके थे वहाँ पे अफ्रीका में वो। ठीक है, जो नताल इंडियन कांग्रेस है, इसको बनाया गया था 1984 में गांधी जी के द्वारा ही, ताकि जो भारतीय व्यापारी हैं नताल में, अफ्रीका में, उसके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है उससे लड़ सके। तो हाँ, नताल इंडियन कांग्रेस, गांधी जी सही है। जो नेशनल हेराल्ड है, ये शुरू किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 में। तो आपने यहाँ पर हेराल्ड एलिमिनेट कर दिया, 3 यहाँ गया, 3 यहाँ गया, 3 यहाँ चला गया, क्या आंसर आ गया? 1, 2 एंड 4, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला जो सवाल है वो कह रहा है जुडिशियल रिस्ट्रेंट के बारे में। आपको पता है कि हमारे हायर कोर्ट को, हायर कोर्ट में 2 कोर्ट आते हैं, एक आता है सुप्रीम कोर्ट, एक आता है हाई कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन्हीं दोनों को जुडिशियल रिव्यू का पावर है, इन्हीं को जुडिशियल रिव्यू का पावर है। ओके, अब होता क्या है, जुडिशियल रिव्यू करते टाइम कई बार जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के डोमेन में इंटर कर जाता है। ठीक है, in the domain of executive and legislature। ठीक है, तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का जो एरिया है उसमें इनक्रोच कर जाता है, उसमें इनक्रोच कर जाता है। इसको हम लोग जुडिशियल ओवररीच कहते हैं, ओवररीच कहते हैं। अब बात समझो, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के डोमेन में इंटर ना करें, अपने कदम ज़्यादा आगे ना बढ़ाएं, इसी को हम कहते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट। ठीक है, अगर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के डोमेन में बार बार इंटर करेगा, तो लेजिस्लेचर को एक बहाना मिल जाएगा जुडिशरी के पर कतरने का। समझ गए? तो एक तरह से ये जुडिशरी पर खतरा हो सकता है। तो जुडिशियल रिस्ट्रेंट इज नॉट अगेंस्ट द बैलेंस ऑफ पावर, इट सपोर्ट द बैलेंस ऑफ पावर। जुडिशियल रिस्ट्रेंट रिस्पेक्ट द पावर ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, तो इट इज नॉट अगेंस्ट। पहला गलत है। रिस्ट्रेंट जो है वो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को बरकरार रखता है। कैसे? ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को मौका नहीं देता जुडिशरी में इंटरफेयर करने का, वरना लेजिस्लेचर बोलेगा कि जुडिशरी बार बार मेरे एरिया में आ जाता है, हम इसके पर कतर देंगे, हम इसका पावर कट कर देंगे।
तो इट प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इट डज नॉट वायलेट। तो सेकंड सन्नाटा हो गया। 1 और 2 दोनों गलत हो गया। अच्छा, केवल पहला ही इलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुंच सकते थे, केवल पहला ही इलिमिनेट करके आप अपना आंसर आराम से बी निकाल सकते थे। क्लियर है? 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस एज ऑब्जेक्टिव हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है हमारी प्रस्तावना में, प्रियम्बल में और डीपीएसपी दोनों में। दोनों में हमको जो सोशल जस्टिस देखने को मिलता है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। डीपीएसपी का जो आर्टिकल 38 है, ये बात करता है जो लोगों के वेलफेयर है इसको प्रमोट करने की, ठीक है। और फिर प्रेमल तो खैर सीधी बात करता ही है सोशल जस्टिस की, इसीलिए सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है फिएट क्रिप्टो करेंसी और नॉन फिएट क्रिप्टो करेंसी। फिएट का मतलब क्या होता है बाबू? जिसको गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आरबीआई लक्ष्मी कॉइन को लॉन्च करता है तो ये एक फिएट क्रिप्टो करेंसी कहलाएगी। मगर जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये सब क्या है? ये सब को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है क्या? नहीं, ये गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है, ये सभी नॉन फिएट क्रिप्टो करेंसी हैं, ठीक है। तो फिएट क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसको आरबीआई या फिर कोई भी गवर्नमेंट बॉडी यूज करेगा, ठीक है, पहला करेक्ट है। बिटकॉइन नॉन फिएट करेंसी का एग्जाम्पल है, तो दूसरा भी सही है। तो सी बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। फिएट क्या होता है, नॉन फिएट क्या होता है, अंतर समझ गए, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, इनमें से कौन सी बात सही है क्रिप्टो करेंसी के बारे में? ये एक डिजिटल करेंसी है, करेक्ट। इट अलाउज ट्रांजैक्टिंग पार्टी टू रिमेन एनोनिमस, यस, इट अलाउ देम टू रिमेन एनोनिमस व्हाइल कंफर्मिंग दैट ट्रांजैक्शन इज अ वैलिड वन, करेक्ट है। तो पहला आपका करेक्ट है। बिटकॉइन आपको या फिर क्रिप्टो करेंसी आपको एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है, मतलब पैसा किसने किसको भेजा पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर केवल एक एड्रेस यूज़ किया जाता है, ना कि कोई पर्सनल डिटेल पैसा भेजने और रिसीव करने के लिए। इसे कोई भी इंस्टीट्यूशन, सरकारी हो चाहे प्राइवेट, वो कंट्रोल नहीं करता, वो इसको ओन नहीं करता, करेक्ट है, ठीक है। फिलहाल में वो इंडिया में न ही इलीगल हैं न ही लीगल हैं, ठीक है। तो 1 और 2 सही है, इसका मतलब मेरा आंसर या तो ए होगा या तो डी होगा। अब आपको निकालना पड़ेगा थर्ड के बारे में भी, तो तीसरा जो है वो सही है, इसलिए आपका आंसर है डी। 1, 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग द क्रिप्टो करेंसी। ओके, तो ये हुई बातें हमारी आज की। हम मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।